नाउ नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस के बिना लाइफ बेकार है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, प्लांट से लेके एनिमल तक, सब में ये कॉन्शियसनेस है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? द एबिलिटी टू रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग जो रेस्पॉन्स देते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस के लिए जो एक्सटर्नल चेंजेस, एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है, दे आर नोन एज स्टिमुलीज। स्टिमुलस इन सिंगुलर एंड स्टिमुली इन प्लूरल। ओके, सो स्टिमुली मीन्स द external and internal changes which are occurring inside or outside our body. Okay, तो स्टिमुलस यहाँ पे एक सिग्नल का काम करता है और स्टिमुलस के अगेंस्ट में हम लोगों का शरीर रिस्पॉन्स देने का क्षमता हम लोगों का शरीर का है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वी कैन सेंस हीट। यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रहा है, कैंडल लाइट जल रहा है, तो कैंडल लाइट का जो आग है यहाँ पे, फायर है, इसका जो हीट है हम लोग महसूस कर पाते हैं। ओके, इवन ए प्लांट कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। ओके, एक अंधेरा रूम लो, एक विंडो है, मान लो कि ये विंडो से बाहर का दुनिया है। अब एक अंधेरा रूम में तुम एक पॉटेड प्लांट रख दिए हो। ओके, नाउ आफ्टर सम डे व्हाट यू विल ऑब्जर्व, दी पॉटेड प्लांट जो है अपना ब्रांचेस, पॉटेड प्लांट का जो ब्रांचेस का मूवमेंट होगा वो किस दिशा में होगा? जिस दिशा से लाइट आ रहा है। तो ये भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर पाना, यानी कि रेस्पॉन्सिवनेस। सो कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, प्लांट्स के पास भी कॉन्शियसनेस है और एनिमल्स के पास भी कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस कैसे आते हैं, कॉन्शियसनेस को कौन रेगुलेट करते हैं? ओके, कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों का शरीर में दो सिस्टम है। एक है नर्वस सिस्टम, क्योंकि फिजिकल मैसेंजर यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू काम करते हैं, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये केमिकल मैसेंजर या हॉर्मोन्स के थ्रू मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। ओके, अब कॉन्शियसनेस या चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस किन तरह का हो सकता है? इट कैन बी ऑफ फिजिकल टाइप, इट कैन बी ऑफ केमिकल टाइप, इट कैन बी ऑफ बायोलॉजिकल टाइप। ओके, यानी कि हम लोग के शरीर के बाहर कोई फिजिकल चेंजेस हो रहा है, जैसे कि गर्मी बढ़ रहा है, टेम्परेचर, हीट महसूस करना, टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज को महसूस कर पाना। ओके, वाटर, ओके, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ को महसूस कर पाना, ये सब चीज़ के वजह से जो चेंजेस होता है, दोस चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस और फिजिकल स्टिमुलस। स्टिमुलस कैन बी ऑफ केमिकल टाइप, कोई केमिकल सब्सटेंस की वजह से भी स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि हम लोग का फूड जब डाइजेस्ट होता है, ओके, हम लोग जब भूख लगता है, भूख लगने के बाद हम लोग जो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फूड को डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल सब्सटेंस यानी कि एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है। तो खाना डाइजेस्ट हो जाने के बाद फिर से हम लोग को भूख लगेगा। तो ये चीज़ को हम लोग महसूस कर पाते हैं किस तरह की वजह से? क्योंकि हम लोग का शरीर में कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा है। बायोलॉजिकल चेंज फिजिकल प्रोसेस में, ओके, यानी कि शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल चेंज। जैसे कि रिप्रोडक्शन की वजह से आ सकता है, न्यूट्रिशन की वजह से आ सकता है, रेस्पिरेशन की वजह से आ सकता है, एक्सक्रीशन की वजह से आ सकता है। तो दिस अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल चेंज। तो बहुत अलग अलग तरह का स्टिमुलस हो सकता है। स्टिमुलस कैन बी ऑफ लाइट कैन बी अ स्टिमुलस, टेम्परेचर कैन बी अ स्टिमुलस, ओके, electricity can be stimulus, taste of food can be a stimulus, okay, taste of food किस तरह का स्टिमुलस होगा? ये एक तरह का केमिकल स्टिमुलस होगा। वही लाइट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी ये फिजिकल स्टिमुलस होगा। ओके, कोई विजन,
या कोई साइट, कोई दृश्य हम लोग देख रहे हैं, वो भी एक तरह का स्टिमुलस होगा, दैट इज बायोलॉजिकल स्टिमुलस। हम लोगों का जो बायोलॉजिकल सिस्टम आँख के द्वारा उसको पहचाना गया, उसको महसूस किया गया। ओके, तो स्टिमुलस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्टिमुलस के लिए कोई केमिकल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एग्जाम्पल अगर जानना चाहते हो, जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, तब क्या होता है, तब स्टिग्मा में तो पोलन ग्रेन आके चिपक जाता है, लेकिन पोलन ग्रेन को अपने न्यूक्लियस को पहुंचाना है ओव्यूल तक। ओव्यूल के अंदर रहता है ओवरी, ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। ओके, अब ओव्यूल के अंदर रहता है एग सेल। अब एग सेल तक पोलन ग्रेन कैसे पहुंचता है, पोलन ग्रेन एक ट्यूब फॉर्म करता है, ट्यूब फॉर्म करवा के ये अपना स्पर्म न्यूक्लियस को एक सेल तक पहुंचाता है। अब एक सेल के बगल में रहता है सिनर्जिड सेल, तो सिनर्जिड सेल एक तरह का केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। उस केमिकल सब्सटेंस को सेंस करके स्पर्म न्यूक्लियस के पहले रहता है एक ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस सिनर्जिड सेल का केमिकल सब्सटेंस को सेंस करके एक ट्यूब बनाता है, और ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे आता रहता है स्पर्म न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, यानी कि पहचानना, यानी कि सेल अपने अंदर कौन चीज़ को एंट्री देगा, कौन चीज़ को एंट्री नहीं देगा, ये सब चीज़ भी केमिकल स्टिमुलेशन से होता रहता है। ओके, सो और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के द्वारा काम किया जाता है। यहाँ पे प्लांट्स का बात करते हैं, तो प्लांट्स में यहाँ पे ये जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये ऑक्सिन के वजह से होता है, यानी कि प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बट फिर भी प्लांट स्टिमुलस को सेंस कर पाते हैं। और ये प्रूव किए थे कौन, डॉक्टर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ बोल के एक इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, और जो प्रूव कर दिया था कि प्लांट्स भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिव है। ओके, और लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बट प्लांट्स में हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स। सो प्लांट्स फाइटो हॉर्मोन्स के जरिए में स्टिमुलस को सेंस कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का बात करेंगे, हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, हम लोग सिर्फ सेंस ही नहीं कर पाते हैं, कॉन्शियसनेस सिर्फ नहीं है हम लोग के पास, वी आर हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब हम लोग का जो बुद्धि है, खुद को विचार कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, कोई चीज़ याद रख सकते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक, रीजनिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है हम लोगों में, दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग का वेल डेवलप्ड ब्रेन। ओके, लेकिन ऐसा भी कुछ एक क्रिटिकल एक क्वेश्चन है, जो पेशेंट कोमा में चल जाते हैं, जो पेशेंट कहाँ पे चल जाता है, कोमा में, ये एक मेडिकल टर्म है कोमा। तो कोमा में क्या होता है, ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि ब्रेन अपना फंक्शन बंद कर देता है, ब्रेन का बत्ती जो होता है बुझ जाता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर तो अलाइव रहता है, उसका शरीर का जो ऑर्गन्स है वो तो फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस वो तब लॉस्ट हो जाता है। तो मेडिकल टर्म में उसको कहा जाता है ब्रेन डेथ। तो एक ब्रेन डेथ जो पर्सन है उसको क्या लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे, या लिविंग नॉन लिविंग के बीच का चीज़ बोलेंगे, ये तुम लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, और लास्ट एक टॉपिक पढ़ लेंगे कॉन्शियसनेस के बाद, जो कि लाइफ स्पैन। The sixth one is lifespan. ओके, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से लेके मौत तक जो समय उसको कहा जाएगा लाइफ स्पैन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ओके, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जन्मेगा तो उसको तो मरना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट्स विथ बर्थ। बर्थ के बाद क्या होता है, ग्रोथ होता है, पहले पिद्दी से रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी गेन, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने का जो फेज उसको कहा जाता है मैच्योरिटी। यहाँ पे मैच्योरिटी मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। ताकि कब वो स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस कर पाएगा, गैमेट प्रोड्यूस कर पाएगा सेक्सुअली। उसके बाद आता है सेनेसेंस या एजिंग। ओके, यानी कि आफ्टर अ सर्टेन एज अब धीरे धीरे बुढ़ाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस।
धीरे धीरे बॉडी का जो ऑर्गन्स है अपना नेचुरल कैपेसिटी लॉस करते रहता है एंड लास्टली ऊपर वाले का प्यारा हो जाता है, दैट इज डेथ। तो यहाँ पे हम लोग एक हेन का लाइफ साइकिल में देख सकते हैं कि पहले अंडा रहता है, एग रहता है, उसके बाद एग हैच होने के बाद उसका जो हैचलिंग्स जो निकलते हैं चिक है उसका मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, उसके बाद ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद जब वो मैच्योरिटी गेन करेगा वो तब फिर से एग प्रोड्यूस कर पाएगा, उसके बाद डेथ हो जाएगा, या तो नेचुरल डेथ होगा या तो हम लोग उसको क्या करेंगे चिकन पका के खा लेंगे, है ना। तो हो गया डेथ उसका। तो इसी तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 5 स्टेप देखने को मिलता है सबका लाइफ स्पैन में। लेकिन ऐसा भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है, अमर है। सोचो कैसे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिटरली वो लोग क्या होता है, लोग तो मरते नहीं है जनरली, नेचुरल डेथ हो तो हो गया, तो एक्सीडेंट की वजह से तो हो गया, नहीं तो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना, एक एमीबा डिवाइड होकर 2 एमीबा बना। ओके, एमीबा का शेप दे देता है, एक एमीबा डिवाइड होकर 2 एमीबा बना। अब ये डिवाइड होकर फिर से एमीबा बनाएगा, नया अमीबा बनेगा, ये डिवाइड होकर फिर से नया अमीबा बनेगा। इसी तरह से तो भाई चलते रहेगा। तो डेट कहाँ हुआ? ये तो बढ़ते जा रहा है, ये मर नहीं रहा है। ये जो सेल था एंसेस्टर, मानो कि यहाँ पहला जनरेशन यहाँ इसका यहीं से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से तो बढ़ते रहा है। तो न्यू जो सेल प्रोड्यूस हो रहा है सब कोई पुराना सेल से आ रहा है, अमनिसेलुला, रूडलफ बिरचाउ को याद करो सेल थ्योरी का। तो ये लोग लिटरली इमॉर्टल है, यानी कि ये जो सेल है ये कहाँ से आया है? इसी सेल से। तो ये तो मरा नहीं, ओके, ये तो रिप्रोड्यूस किया, इसका ग्रोथ हुआ। ओके, और तो और जैसे कि प्लानेरिया हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। एक प्लानेरिया को ले लो तुम, प्लानेरिया को लेके अब तुम इसका बॉडी को अलग अलग पीसेस में, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। ओके, अब एक एक जो टुकड़ा होगा एक अलग अलग टुकड़ों में तुम काट दिए, एक एक टुकड़ा से एक नया प्लानेरिया बन जाएगा। अजीब है ना, अमर है, रावण जैसा। ओके, एक एक प्लानेरिया न्यू प्लानेरिया बन गया। तो ये लिटरली ये लोग भी इमॉर्टल है, मर नहीं सकता है। ओके, इसी तरह से हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। ओके, हाइड्रा कहाँ से आया? एक ग्रीक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, यानी कि ग्रीस में पुराने ज़माने में, पूरा काल में एक मॉन्स्टर रहता था। ओके, उसका नाम था हाइड्रा। उसको जितना बार काट देते थे फिर से वो जन्म लेता था। ओके, तो इसी तरह से उसी के ऊपर बेस करके हम लोग हाइड्रा को, ये जो हाइड्रा होता है हाइड्रा को नाम दे, क्योंकि हाइड्रा को भी अगर जितना पीसेस में तुम काट दोगे फिर से वहाँ से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ओके, तो लिटरली इन लोगों में डेथ तो देखने को नहीं मिल रहा है। इन लोगों का लाइफ स्पैन में जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये लोगों का ही बॉडी पार्ट से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो लाइफ का डेफिनेशन हम लोग इसके साथ मतलब इतना डिस्कशन के बाद ख़त्म करते हैं। तो हम लोग क्या देख लिए, लाइफ को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाइफ को डिफाइन करने के लिए बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और उन लोगों में हम लोगों को कन्फ्यूजन मिलता है। इसलिए लाइफ एक रहस्य बन के रह गया है, लेकिन हम लोग का काम है उसको एक्सप्लोर करते जाना। तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, like and subscribe my channel